आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज से जो हमारी क्विज होगी ये केंद्रित होगी। इसका केंद्र क्या होगा? जो पिछले एक वर्षों के करंट अफेयर्स हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से यहाँ पे हम यूपीएससी को टारगेट करके लेके चलते हैं, लेकिन यूपीएससी के अलावा भी अन्य राज्य विशेष में भी प्रश्न उठ सकते हैं। इनके कथनों से प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट हम तैयार करते हैं ये यूपीएससी का जो लेवल होता है, जिस तरह से वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं उस रूप में हमने प्रश्नों को तैयार किया है। तो जो आज के प्रश्न हैं ये कला और संस्कृति के विशेष रूप से पिछले एक वर्षों में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं कला एवं संस्कृति में, जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उन बिंदुओं को समग्र रूप से आज हम देखेंगे। उनसे संबंधित 8 से 10 हमारे टोटल प्रश्न हैं, लेकिन ये समग्र रूप से आपको पूरे एक वर्ष के कला और संस्कृति से परिचित करा देंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो चलिए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। तो बता दें ये हमारी करंट अफेयर्स क्विज जो हम कर रहे थे, तो आप जानते हैं कि हम साप्ताहिक करंट अफेयर सोमवार को लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, साप्ताहिक करंट अफेयर सोमवार को वहां से हमें पढ़ना है, और करंट अफेयर्स क्विज जब तक कि हम पिछले एक वर्ष का रिवीजन नहीं कर लेते, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम अक्टूबर माह मतलब सितंबर तक हमें समय मिल गया है। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का हमें समय मिल गया है, और जो 3 महीने का समय मिला है सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पिछले एक वर्ष के जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे जो लोग यूपीएससी इस बार देना चाहते हैं, देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर चीजें आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है कला एवं संस्कृति से पिछले एक वर्षों को प्रश्नों को मैंने उठाया है। यदि सीरीज अच्छी लगे, आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज ये कंटिन्यू चलती रहे, तो कमेंट बॉक्स में उत्साहवर्धन अवश्य करिएगा। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, तमिलनाडु स्थित सुरंगा बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किया गया। दूसरा है, यह बावड़ी 16वीं शताब्दी में आदिल शाह प्रथम द्वारा निर्मित की गई। तीसरा कथन है, विश्व स्मारक निगरानी एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1996 में शुरू किया गया। चौथा कथन है, विश्व स्मारक कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब आपको बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। जब आप इन कथनों में अपने सही और गलत का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद आपको इनके विकल्पों पे आना चाहिए और विकल्पों से सही उत्तर की पहचान करनी चाहिए। तो चलिए फिर से कथन को देख लेते हैं, और मैं इसीलिए बार बार निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी हमारा लाइव प्रारंभ हो जाएगा, लाइव सेशन जितनी जल्दी ओपन हो जाएगा यूट्यूब चैनल में, क्योंकि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए तब लाइव सेशन ओपन होता है। लाइव सेशन ओपन हो जाने से यदि हम प्रश्नों को कराते हैं तो आपके जवाब भी मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी और प्रश्न विधिवत आप तक पहुंचते रहेंगे। और आप जब जुड़ाव महसूस करेंगे, लगातार समय के अनुसार जुड़ाव महसूस करेंगे, तो चीजें और बेहतर और विधिवत होती जाएंगी। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहली बात, तमिलनाडु स्थित सुरंगा बावड़ी। अब इसमें यदि देखा जाए, अभी हम कथन उस पे विकल्पों पे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ हम कथन का परीक्षण करते हैं, कथन के बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि तमिलनाडु स्थित सुरंगा बावड़ी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या सुरंगा बावड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यदि आपको पता है कि सुरंगा बावड़ी तमिलनाडु में स्थित है, तो आप आगे बढ़ने के काबिल हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कथन को पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पर आपको डाउट है कि सुरंगा बावड़ी कहाँ है, आपको नहीं पता है, तो निश्चित रूप से आप इसको हल नहीं कर सकते हैं, और यूपीएससी में ऐसी गलती करनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब जैसे हमने देखा कि तमिलनाडु स्थित सुरंगा बावड़ी, मान लीजिए आपको पता था कि सुरंगा बावड़ी तमिलनाडु में स्थित है, तो क्या इसको विश्व स्मारक निगरानी सूची में जगह दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। और किसी राज्य विशेष के लिए कैसे पूछा जा सकता है कि सुरंगा बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची में कब शामिल किया गया, वर्ष 2020, या राज्य, जिस राज्य में सुरंगा बावड़ी है उसमें पूछ लिया जाए कि इस राज्य से किस स्थल को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया। तो इसके जो कथन हैं, एक एक कथन से एक एक प्रश्न तैयार हो सकता है राज्य पीसीएस के लिए, तो आप सबको भी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात बता दूं, जो ये सुरंगा बावड़ी है ये तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि ये कर्नाटका में है।
तो कर्नाटका में स्थित सुरंगाबावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किया गया। एकदम सही कथन होता कब, जब यहां पे लिखा होता ये तमिलनाडु के स्थान पे कर्नाटक, तब ये सही होता, मतलब वर्तमान प्रदेश में ये गलत है। दूसरी बात है कि यह बावड़ी 16वीं शताब्दी में आदिल शाह प्रथम द्वारा निर्मित की गई। अब ये भी पता होना चाहिए, तो मैं बता दे रहा हूं कि हाँ, यह जो बावड़ी है 16वीं शताब्दी में आदिल शाह प्रथम द्वारा बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था, इस बावड़ी का उद्देश्य था कि इस बावड़ी के माध्यम से पूरे नगर क्षेत्र में जल की आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति की जाती रही है। तो इसीलिए कहता हूं यदि अभी लाइव सेशन ओपन होता तो आप जवाब देते कि इसमें कौन सा सही है, तो ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारे और आपके बीच जो कनेक्शन है वो विद्वत होता और चीज़ें और बेहतर होती हैं। फिर भी कोई बात नहीं, इसीलिए कहता हूं कि आप सहयोग करें, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, जल्द से जल्द 1000 हमारा टारगेट पूरा हो और हम आगे नियमित रूप से चीज़ों को ला सकें। अगला कथन है, तो ये कथन हमारा सही हो गया, पहला गलत है। यह है विश्व स्मारक निगरानी एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1996 में शुरू किया गया। जी हाँ, एक प्रकार का ये वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें जो हमारी विरासतें हैं उनकी निगरानी, मतलब उन पर ध्यान दिया जाता है और उनके संरक्षण के लिए वित्त मुहैया संबंधित देशों को कराया जाता है। तो ये भी सही है। तो अभी तक 2 और 3 हमारे कथन सही हुए हैं। अगला है विश्व स्मारक कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नहीं। विश्व स्मारक कोष की जब स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। इसको बोलते हैं वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। तो WMF की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, ना कि वाशिंगटन डीसी में, इसलिए ये भी कथन आपका गलत हो जाता है। सिर्फ इसमें 2 कथन आपके सही होते हैं। और इसकी स्थापना जब हुई थी तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो इसमें कौन से कथन सही हो रहे हैं? कथन 2 और 3, 2 विकल्प हमारे सही हो रहे हैं। अब हमने अपने उत्तर को देखना है किसमें दिया है। विकल्प 2 और 3 सही है, मतलब इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के संबंध में क्या सही है। अब सबसे पहले आपको जब तक यूनेस्को की रचनात्मक शहरों का नेटवर्क क्या है इसके बारे में नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को नहीं हल कर सकते, क्योंकि जो भी कथन दिए हुए हैं किस पर बेस्ड हैं? यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क पर ही बेस्ड कथन दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए, यूनेस्को ने भारत के मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स के रूप में नामित किया है। तो क्या यह सही है? जी हाँ, यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों को इस बार नामित किया था, उनकी चर्चा भी हम करते हैं। पहला शहर था मुंबई। मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स के रूप में नामित किया गया था, किसमें? यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में। तो यह कथन आपका हो जाता है सही। दूसरा आता है कि हैदराबाद को डिजिटल कला के क्षेत्र में नामित किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि मुंबई, तो इसको आप कर भी सकते हो कि क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स के रूप में, यदि आपको पता है तो कर सकते हैं। लेकिन अब बात आ गई हैदराबाद की, कह रहा कि क्या इसको डिजिटल कला के क्षेत्र में नामित किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद को किस क्षेत्र में जोड़ा गया है। तो हैदराबाद जो है इसको डिजिटल कला के क्षेत्र में नहीं बल्कि पाक कला के क्षेत्र में नामित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां गलती मत कर दीजिएगा कि आपको याद है हैदराबाद और मुंबई को जोड़ा गया है, लेकिन किस क्षेत्र में जोड़ा गया है, किस विषय के लिए जोड़ा गया है वो भी आपको पता होना चाहिए, कैटेगरी पता होना चाहिए। तो हैदराबाद को डिजिटल कला नहीं बल्कि पाक कला के क्षेत्र में नामित किया गया, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें डिजिटल कला दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि इससे पहले चेन्नई और वाराणसी को यूनेस्को के संगीत शहरों में शामिल किया गया। जी हां, पूर्व में चेन्नई और वाराणसी को यूनेस्को के संगीत शहरों की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। तो यह भी कथन आपका सही हो गया। तो 1 और 3 अभी तक सही है। अगला है UCCN का उद्देश्य अभिनव सोच और कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो क्या यह सही है? UCCN का मतलब हो गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का उद्देश्य अभिनव सोच और कार्रवाइयों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपके 3 विकल्प सही हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला सही हो रहा है, तीसरा सही हो रहा है और चौथा। तो 1, 3 और 4 सही है। कौन से? 1, 3 और 4
सही हैं। इसका विकल्प जो दिया हुआ है मिसप्रिंट हुआ है, गलत हुआ है। तो 1, 3 और 4 इसमें कहीं लिखा नहीं है, 1 और 3 लिखा है, यहीं पे 4 होता तो ये विकल्प सही हो जाता। तो आपको विकल्प में नहीं मतलब है, कौन से कथन सही है ये पता हो गया तो बेहतर है। आगे अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं, कथन क्या है उसको देखते हैं। कह रहा कि रंगदुम बौद्ध मठ लद्दाख की सुरु घाटी में स्थित है। अब कुछ लोगों को ये नाम ही नहीं अनसुना लगा हुआ, रंगदुम बौद्ध मठ। अब रंगदुम बौद्ध मठ लद्दाख की सुरु घाटी में स्थित है। जब तक आपको नहीं पता है, आप जानते हैं कि यदि कथन वाइज प्रश्न होते हैं, मान लीजिए 2 कथन आपको पता है, उसके बारे में पता है, 2 के बारे में नहीं पता है, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या बढ़ेगी। आप प्रश्नों को जो सही करने का रेशियो है वो आपका कम होता जाएगा। तो आपको इस तरह के कथन वाइज प्रश्नों में जब तक 100% ना पता हो यूपीएससी में, उस पर टिक नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो पता है, जिन प्रश्नों के बारे में 100% पता है, आप श्योर हैं, उन्हीं को हल करिए। उसके बाद जाइए इन सब कैटेगरी के प्रश्नों की। ये तो बाद की बात है, आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं। रंगदुम बौद्ध मठ लद्दाख की सुरु घाटी में स्थित है। जी हाँ, ये जो रंगदुम बौद्ध मठ है ये लद्दाख की सुरु घाटी में स्थित है, और लद्दाख की सुरु घाटी में स्थित है। और बता दें ये 18वीं शताब्दी में बना हुआ है। 18वीं शताब्दी में ये जो बौद्ध मठ है ये कब बना हुआ है? ये 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये जो है बौद्ध मठ जो है ये गेलुपगा एक समुदाय होता है लद्दाख का। क्या बोलते हैं इसको? गेलुपगा। तो गेलुपगा जो समुदाय है उससे संबंधित है। गेलुपगा जो समुदाय है उससे ये बौद्ध मठ संदर्भित है, रंगदुम बौद्ध मठ। अब कह रहा है सुरु नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सुरु घाटी तो हमने देख लिया, सुरु घाटी में बहती है सुरु नदी, और जो सुरु नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसलिए ये भी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्या कह रहा है कि बोंजन कोंडा और लिंगला मेत्ता, जो लोग हमारा करंट अफेयर्स सोमवार को देखते होंगे उनके लिए ये नया शब्द नहीं होगा, क्योंकि मैं अक्सर जब भी उस राज्य विशेष का कुछ पढ़ाता हूं तो पुरानी चीज़ों को रिवीजन कराता हूं, तो वहां से जरूर ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा। तो बोजन कोंडा और लिंगला मेत्ता जो बौद्ध मठ हैं, ये क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश हमने नाम इसलिए डाला है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश लगातार चीन के जो हमारा सीमा विवाद है उसके कारण चर्चा में रहता है, और अरुणाचल प्रदेश में कुछ बौद्ध मठ पाए जाते हैं, तो इस वजह से मैंने अरुणाचल प्रदेश नाम लिखा था। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि लिंगला मेत्ता और बोजन कोंडा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ये कथन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश कह रहा है। अगला है बोध गया में भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जी हाँ, बोध गया है बिहार में, और बिहार में ही भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे कथन 4 आपका सही हो जाता है, कथन 2 सही हो जाता है, और कथन 1, 2 और 4 सही हैं। यदि कोई विकल्प दिखता है 1, 2 और 4 सही हैं तो उसी को आपको टिक कर देना है। यहाँ पे बी विकल्प 1, 2 और 4 सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफी चर्चा में था। कह रहा है कि भगवान नटराज की चोरी हुई पंचलौह की मूर्ति ब्राजील से वापस लाई गई। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या भगवान नटराज की कोई मूर्ति चोरी हुई थी, और चोरी हुई थी तो कहां से वापस लाया गया? तो ये कह रहा है कि ब्राजील से वापस लाया गया। दूसरा कह रहा है सिरुमुगई साल तमिलनाडु से संबंधित है। अब सिरुमुगई साल कहां से संदर्भित है पता होना चाहिए, चर्चा में है। फिर कह रहा है कि मामल्लपुरम को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या मामल्लपुरम को सप्त पैगोडा कहा जाता है। अगला है भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय बैठक मामल्लपुरम में आयोजित की गई थी। अब आपको इसमें से यदि सारे विकल्प के बारे में जानकारी है तो इसको हाथ लगाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। चलिए हम देखते हैं। ये कह रहा है कि भगवान नटराज की चोरी हुई पंचलौह की मूर्ति ब्राजील से वापस लाई गई।
चोरी तो हुई थी भगवान नटराज की मूर्ति, वापस भी लाई गई है, लेकिन कहां से लाई गई है? ये लाई गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका यदि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता तो ये विकल्प सही था, ब्राजील है, इसलिए पहला विकल्प आपका गलत हो जाता। दूसरा कह रहा है सिरमुगई साल तमिलनाडु से संबंधित है। अब सिरमुगई साल क्यों चर्चा में है? आप जानते हैं कि भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच दूसरी अनौपचारिक वार्ता हुई थी मामल्लपुरम में, और मामल्लपुरम में जब वार्ता हुई थी ये वार्ता जब हुई थी तो वहां पे भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को एक साल भेंट किया था, और जो साल भेंट किया था उस साल का नाम है सिरमुगई साल। तो सिरमुगई साल तमिलनाडु से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। ये विकल्प आपका एकदम सही है। अगला है मामल्लपुरम को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। तो क्या मामल्लपुरम को सप्त पैगोडा कहा जाता है? आपको बता दूं, मामल्लपुरम को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, महाबलीपुरम भी कहा जाता है। यहाँ पे जो मामल्लपुरम है एक प्रकार से ये बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में पूरा जो क्षेत्र है ये मामल्लपुरम का धार्मिक केंद्र के रूप में विश्व विख्यात है। और यहाँ पे धार्मिक केंद्रों की जो स्थापना है वो 7वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा? हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा की गई थी। तो मामल्लपुरम जो है हिंदू राजा नरसिंह जो हमारे थे नरसिंह वर्मन द्वारा कब की गई थी, किस शताब्दी में की गई थी? तो ये 7वीं शताब्दी में की गई थी। याद रखिएगा मामल्लपुरम को जो है विस्तारित आज के जो मामल्लपुरम दिखता है इसका जो वास्तुकार हैं वो कौन है? राजा वर्मन, ये है राजा नरसिंह वर्मन। और कब इन्होंने किया था? 7वीं शताब्दी में किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, राजा नरसिंह वर्मन, 7वीं शताब्दी, मामल्लपुरम। 3 नाम हैं, सप्त पैगोडा, महाबलीपुरम और मामल्लपुरम। तो 3 नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये भी विकल्प आपका सही है। आगे कह रहा भारत और रूस। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच, भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच जो दूसरी अनौपचारिक बैठक हुई थी वो मामल्लपुरम में हुई थी। तो ये भी विकल्प गलत है, क्योंकि यदि यहाँ पे चीन दिया होता तो ये सही होता। तो ये गलत है। और ये प्रश्न मामल्लपुरम से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय कोविड-19 के चलते चीन विवादित है, चीन चर्चा में है। तो चीन से संबंधित जो भी जुड़ाव कहीं भी महसूस करते हैं राजनीतिक स्तर पे और या भौगोलिक स्तर पे या सांस्कृतिक स्तर पे, तो उन सब बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, उन सब बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सही हो गया। इसमें सिर्फ 2 और 3 सही हैं। अब 2 और 3 सही हैं, मतलब बी विकल्प में दिया है 2 और 3 सही है, तो आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें अच्छी लग रही होंगी, प्रश्न भी अच्छे क्वालिटी के हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी। कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई में 200 साल पुराने कृष्ण मंदिर के लिए पुनर्निर्माण परियोजना की स्वीकृति दी। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई में 200 साल पुराने कृष्ण मंदिर के लिए पुनर्निर्माण परियोजना की स्वीकृति दी है। आगे है भारतीय प्रधानमंत्री को यूएई ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया। अगला है ऑर्डर ऑफ जायद सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न इसी में कथन है किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार सऊदी अरब ने भारतीय प्रधानमंत्री को दिया है। मतलब ये जो प्रश्न है विशेष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री को जो भी पुरस्कार मिले हैं वर्ष 2019 में उनसे संदर्भित है। और भारतीय प्रधानमंत्री को 2019 में देखें तो 7 से 8 पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से 4 से 5 देशों द्वारा दिए गए हैं। जैसे यूएई ने दिया था, सऊदी अरब ने दिया था, बहरीन ने दिया था, फिर मालदीव ने दिया था, अफगानिस्तान ने दिया था, रूस ने दिया था। तो मैंने गिना दिया, कितने गिना दिए फिर से गिन लेते हैं। रूस, यूएई, बहरीन, इसके बाद रूस, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, मालदीव और एक हमारा एक देश बच गया, 3 3 6
6 देशों द्वारा, हो सकता है 1-2 छूटा हो, तो 6 देशों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। इसके अतिरिक्त फिलीपींस ने भी दिया था, तो ये 7वां हो गया। 7 से 8 देशों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को वर्ष 2019 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो वो सारे नाम पता होना चाहिए आपको। इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से पूछ सकता है नाम देके कि कौन सा किस देश का है। उसी तरह से मैंने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई में 200 साल पुराने कृष्ण मंदिर के लिए अनुदान दिया? गलत, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने बहरीन में दिया है। कहाँ पे दिया है? बहरीन में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय प्रधानमंत्री के यूएई ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया। तो यूएई जो है, यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद। तो यूएई यदि दिया होता तो ऑर्डर ऑफ जायद होता, मतलब ये विकल्प यहाँ पे गलत है। अब हम ये जान लेते हैं कि द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये जो है बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और बहरीन ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को दिया है। मतलब द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां बहरीन ने भारतीय प्रधानमंत्री को दिया था। यूएई का क्या है मैंने बताया? ऑर्डर ऑफ जायद। तो ऑर्डर ऑफ जायद की चर्चा यहां किया था कि ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जायद ये यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिल चुका है। फिर बात आती है, तो ये गलत हो गया। आप कह रहा कि किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार सऊदी अरब ने भारतीय प्रधानमंत्री को दिया। तो जो किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार है ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसको भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है। बाकी के तीनों विकल्प आपके गलत हैं, तो केवल 4A विकल्प इसका सही है। तो यहां से क्या आपको देखना है? 3 चीजें नोट करनी है। क्या? सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई, सऊदी अरब का हो गया किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार, फिर किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां बहरीन, और निशान ए इज्जुद्दीन। ठीक है, इसको आप नोट कर दीजिएगा, मालदीव। और इसी तरह से 1-2 और हैं, मैं बता दूंगा, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो 6 से 7 जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीला गुम्मद के संबंध में क्या सही है। अब नीला गुम्मद है कहाँ पे ये पता होना चाहिए, और चर्चा में क्यों था ये भी पता होना चाहिए। अब नीला गुम्मद के संबंध में क्या सही है? अब सबसे पहले नीला गुम्मद कहाँ पे है ये पता हो तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, आसान। कह रहा कि यह हुमायूं मकबरा परिसर में स्थित है या सफदरजंग मकबरा परिसर में स्थित है। मतलब दोनों में से एक ही सही होगा, या तो हुमायूं वाला या तो सफदरजंग वाला। तो आपको बता दूं ये हुमायूं परिसर में स्थित है, मतलब सफदरजंग वाला गलत हो गया। सफदरजंग की चर्चा इसलिए की है मैंने कि सफदरजंग का जो मकबरा है उसको वास्तुकला रोशनी से जगमगाने वाला पहला मकबरा था। वास्तुकला रोशनी सेट की गई थी, रात में इसमें लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, और ये कार्यक्रम जो किया गया था, ये जो इसमें किया गया था, सुधार किया गया था एक प्रकार से लाइट से जलाने का, इसको जो प्रयास किया गया था वो भारतीय जो हमारे मंत्री हैं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सफदरजंग का मकबरा स्थित है, गलत है ये, क्योंकि ये हुमायूं के मकबरे में स्थित है नीला गुम्मद, और इस नीला गुम्मद का जीर्णोद्धार किया गया है और आवाम पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया है। नीला गुम्मद को माना जाता है कि मुगल काल की जो प्राचीन ऐतिहासिक यहाँ पे वास्तुकला देखने को मिलती है वो नीला गुम्मद में भी देखने को मिलती है। नीला गुम्मद को माना जाता है कि मुगल काल के प्रारंभिक दौर से जो है इसका निर्माण हुआ था, तो बहुत पुरानी इमारत, इसको बहुत पुराना इसको स्थापत्य माना जाता है। अगला कह रहा है कि यह मुगल का युग की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। ये तो मैंने ही बता दिया, तो ये सही है कि ये मुगल काल की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। कौन? नीला गुम्मद। अगला कह रहा है हुमायूं के मकबरे का आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा संरक्षण किया जाता है। जी हाँ, हुमायूं का जो मकबरा है उसको आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा संरक्षित किया जाता है। इसमें जो भी इसके रख रखाव से संबंधित जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, जो भी इससे खर्च आता है वो कौन वहन करता है? आगा खान ट्रस्ट। तो चौथा विकल्प इसका सही है, तीसरा विकल्प सही है और पहला विकल्प सही, मतलब 1, 3 और 4 सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है
सबसे पहली बात कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथनों पे विचार करना है तो करिए। जयपुर भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जयपुर शामिल है, तो जी हाँ, जयपुर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, अब शामिल है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अजरबैजान में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। मतलब जब जयपुर को शामिल किया गया था तो इसकी घोषणा कहाँ हुई थी? अजरबैजान में जो बैठक होती है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की, उसमें घोषित किया गया था। तो ये आप बताएंगे सही है कि गलत। अगला कह रहा है अहमदाबाद जयपुर के बाद विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या अहमदाबाद विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यदि नहीं शामिल है तो वो भी पता होना चाहिए। अगला है जयपुर के साथ इराक की बेबीलोन शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब इस तरह के प्रश्न जब तक प्रत्येक कथन के बारे में डिटेल में नहीं पता है आप नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे इसमें एग्जामिनर जो होता है, मैंने भी अपना थोड़ा सा मेहनत किया है और एग्जामिनर भी इसी तरह से प्रश्न बनाते हैं। जैसे इसने कह दिया कि जयपुर भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। गलत। जयपुर भारत का दूसरा शहर है, पहला शहर अहमदाबाद था। तो ये कथन आपका गलत हो जाता है। तो पहला, दूसरा, इस तरह पे जो है आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो प्रत्येक कथन, प्रत्येक लाइन पर आपको ध्यान देना है। तो जयपुर भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। गलत है, क्योंकि जयपुर दूसरा है, पहला शहर था अहमदाबाद। तो ये कथन आपका हो जाता है गलत। अगला कह रहा है कि अजरबैजान में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के सत्र में इसकी घोषणा की गई। जी हाँ, अजरबैजान में बैठक हुई थी, वहीं पे इसकी घोषणा की गई थी। आगे, अहमदाबाद जयपुर के बाद विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। गलत। अहमदाबाद पहला शहर है, जयपुर दूसरा शहर है। अगला कह रहा है जयपुर के साथ इराक की बेबीलोन शहर, मेसोपोटामिया सभ्यता आपने पढ़ा होगा, तो इराक की बेबीलोन शहर को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जी हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गए, कितने क्लियर हो गए आपके? दूसरा विकल्प सही है और चौथा विकल्प सही है। तो 2 और 4। तो इस प्रश्न को यहाँ पे रखने का मतलब है कि जो भी इस तरह के आयोजन होते हैं जिसमें किसी तरह किसी शहर को जो है, या हम राष्ट्रीय स्तर पर देख लें कि हमारा जो टाइगर का होता है, प्रोजेक्ट टाइगर, जब हम बैठक करते हैं, सालाना बैठक होती है टाइगर से संबंधित, तो कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है तो किस तरह से नए को जोड़ती है। या जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को की साल भर में 3 से 4 बैठकें अलग अलग क्षेत्र में होती हैं। अब विश्व धरोहर स्थल की सूची में यूनेस्को की जो बैठक हुई उसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए। यदि भारत से संबंधित कुछ हो रहा है, भारत के किसी शहर को जोड़ा जा रहा है, या भारत के किसी, मान लीजिए आप जानते हैं रामसर कन्वेंशन होता है, तो रामसर कन्वेंशन में यदि भारत के किसी झील को, भारत के किसी वेटलैंड को जोड़ा जा रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कहां पे हो रहा है, और भारत का जोड़ा गया या अन्य कोई देश और भी है जिसके वेटलैंड को उसमें जोड़ा गया। तो इन सब पर समग्र रूप से आपको ध्यान बनाए रखने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ के भूल जाने से आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया कौन सा सही है। सिर्फ 2 और 4 सही हैं, तो 2 और 4 इसके सही है, मतलब सी विकल्प इसका सही है। ठीक है, अब 3 प्रश्न इसमें और हैं, और 3 प्रश्न यदि आप और देख लेते हैं तो आपका कला और संस्कृति का मार्च तक का कवर हो जाता है। मार्च तक के जो भी प्रमुख घटनाक्रम थे मेरी नज़रों में वो मैंने कवर करा दिया है। आगे आपकी बारी है, कुछ आपको लगता है तो आप भी मेहनत कर सकते हैं, चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अब इसमें विकल्प नहीं दिया है मैंने, क्योंकि ये तो आपको अभ्यास कराना है, यहाँ पे कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा है, तो अभ्यास कराना है, आपको जोड़ना है। हमने जनजातियां जो चर्चा में थी, कुछ जनजातियों के नाम लिख दिए, हमने प्रदेश के नाम लिख दिए। अब आपको जनजातियों को प्रदेश से जोड़ना है, क्योंकि कला संस्कृति की बात हो रही है तो जनजातियां इसमें आती हैं। अब कह रहा है चांगपा, जो आप हमारा करंट अफेयर्स देखते होंगे या टू द पॉइंट हमारा देखते होंगे, तो चांगपा समुदाय के बारे में हमने बताया था कि वर्तमान समय में उनको किस तरह की समस्याएं झेलना पड़ रही। तो चांगपा जो समुदाय था उसके बारे में मैंने बताया था कि चीन ने जो भारतीय सीमा के अंदर लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है, उससे जो ये समुदाय है, खानाबदोश समुदाय है, तो इसकी क्या होती है, इनके पास
बहुत भारी मात्रा में, भारी संख्या में क्या होती हैं, मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, बकरियां होती हैं, और इनके चारे की व्यवस्था के लिए ये कुछ क्षेत्रों पर निर्भर रहते हैं, और उन्हीं क्षेत्रों पर चीनी सेना ने अतिक्रमण कर लिया था, जिससे ये चर्चा में था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टू द पॉइंट कार्यक्रम देखें। तो चांगपा समुदाय कहाँ से संबंधित हो गया, लद्दाख से संबंधित हो गया। ठीक है, अब बचा न्यासी। ये न्यासी क्या है, न्यासी जो जनजाति है, न्यासी जनजाति कहाँ से संदर्भित है, असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो न्यासी जो जनजाति है हमारी, उसके बारे में यदि देखें तो न्यासी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि जितने नाम लिखे हैं वो चर्चा में रहे हैं। न्यासी जनजाति जो है, आप जानते हैं पक्के पागा हार्नबिल एक फेस्टिवल होता है, और पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो पक्के टाइगर रिजर्व है, उसके जो क्षेत्र हैं, टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है, उसी के आसपास की ये जनजातियां रहती हैं, न्यासी जनजाति। और इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान क्या दिया है कि जो हार्नबिल पक्षी होता है उसके संरक्षण के लिए इन्होंने प्रयास किया है। तो न्यासी जनजाति ने हार्नबिल के संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास किया, बेहतर काम किया, और उसका नतीजा भी, उसका परिणाम भी दिख रहा है कि इस पक्के पागा क्षेत्र में हार्नबिल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो हार्नबिल के संरक्षण के लिए, जागरूक करने के लिए और उनके बचाव कार्यक्रमों के लिए न्यासी जनजाति ने बेहतर काम किया, जिससे चर्चा में थी। तो न्यासी जनजाति हो गई अरुणाचल प्रदेश से। और यही जो न्यासी जनजाति है, ये रहती है पक्के पागा जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास। अरुणाचल प्रदेश पे एक मनाया जाता है पक्के पागा हार्नबिल, ये भी पता होना चाहिए। पक्के पागा हार्नबिल यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पे मनाया जाता है, तो पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सिर्फ हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा नागालैंड के कोहिमा में। आप जानते हैं वार्षिक स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है अबूझ मारिया जनजाति। अबूझ जो मरिया जनजाति है, ये कहाँ की है, ये छत्तीसगढ़ की है। अबूझ मरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनके लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। अबूझ मरिया जनजाति को कुछ इनको अधिकार देने के लिए, वन उत्पादों पर कुछ अधिकार देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था, इसलिए अबूझ मरिया जनजाति चर्चा में थी और ये छत्तीसगढ़ से संदर्भित है। एक और बचा है तिवा। अब जो तिवा जनजाति है, एक ही विकल्प बचा है असम। तो तिवा जनजाति का संबंध हो गया असम से, लेकिन ये असम से संदर्भित है। तो तिवा जनजाति क्यों चर्चा में रही है, इसके बारे में अभी हम कुछ जनजातियों के बारे में और आपको बताने वाले हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी मिलान करना है। कुछ मंदिर हैं और राज्य हैं, इनका मिलान करना है। इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मंदिरों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे बड़क्कूनाथ, तो बड़क्कूनाथ जो मंदिर है ये है केरल में। रघुनाथ मंदिर, यहाँ पे बोलते हैं रघुनाथ जो मंदिर है, यहाँ पे बोला जाता है कि करोड़ों की संख्या में देवी देवता जो है यहाँ पे रहते हैं, इनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है रघुनाथ मंदिर में। तो रघुनाथ मंदिर ये चर्चा में रहता है, ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कामाख्या मंदिर अक्सर चर्चा में रहता है, और अभी हाल ही में एक त्यौहार भी मनाया गया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कामाख्या मंदिर उसी के कारण चर्चा में है। तो ये हो गया असम से। फिर बचा हडिम्बा देवी। हडिम्बा देवी भीम की पत्नी थी, और इनका जो मंदिर बना है वो हिमाचल प्रदेश में बना है। तो चार आपने देख लिया, बड़क्कूनाथ केरल, हडिम्बा देवी हिमाचल प्रदेश, रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर, कामाख्या मंदिर हो गया ये असम से संदर्भित। अब त्यौहार हैं कुछ और प्रदेश हैं कि तो ये त्यौहार किस प्रदेश में मनाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार के जो जनजातियां हैं, जो त्यौहार हैं, जो जीआई टैग है, उनको आपको पता होना चाहिए। कह रहा लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव मैंने अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम में भी बताया है कहाँ मनाया जाता है। फिर कह रहा बतुकम्मा त्यौहार। तो बतुकम्मा जो त्यौहार है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। सबसे पहले इसको मिलान कर दीजिए। फिर आता है बेचुआ त्यौहार। ये बेचुआ नहीं है, बेंचुआ है, ये गलत लिखा है, बेंचुआ। यह है बेंचुआ त्यौहार, तो इसमें सही कर लीजिएगा, बेंचुआ मत करिएगा, बेंचुआ है। तो बेंचुआ त्यौहार कहाँ से संदर्भित है, तो बेंचुआ त्यौहार हमारा ये हो गया, बेंचुआ है। इसको देखिए, बेचुआ इसमें लिखा है ना, तो इसको बेंचुआ कर लीजिएगा। अभी मिला लेते हैं इसको, कहाँ से मिलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, बतुकम्मा हो गया तेलंगाना से, परशुराम कुंड मेला हो गया अरुणाचल प्रदेश से।
लोसर महोत्सव मनाया गया था लद्दाख में। और जो बेंचुआ त्यौहार है ये संबंधित है असम से। और कौन सी जनजाति इसको मनाती है? बेंचुआ को मनाती है तिवा जनजाति। और तिवा के बारे में अभी हमने देखा था, ठीक है। तो तिवा जनजाति मनाती है बेंचुआ त्यौहार, तो बेंचुआ त्यौहार हो गया असम से। तो इस तरह से भी चीज़ों को आपको देखना है। अब आपको मैं कुछ बताता हूँ, जो हमारे प्रश्न थे वो समाप्त हुए, ये लास्ट प्रश्न था। अब हमें कुछ चीज़ों को देखना है, कुछ हम अलग से आपको जनजातियां बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कला और संस्कृति का सीरीज है ये आज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, मार्च तक का कंप्लीट हो जाए। तो कुछ जनजातियों के नाम मैं बताऊंगा, आपका काम बनता है कि आप उनको नोट करें। जैसे सबसे पहले लिखते हैं इरुला जनजाति। इरुला, इरुला, इरुला जनजाति। अभी इरुला जनजाति है क्या? इरुला जनजाति कहाँ से संदर्भित है? तो इरुला जो जनजाति है ये संदर्भित है तमिलनाडु से। और इनका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो बोलते हैं दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। तो इसी तरह लिख लीजिएगा कि कौन सी जनजाति कहाँ से है। इरुला जनजाति हो गई तमिलनाडु से। इनकी भाषा भी इरुला है, नीलगिरी के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। नीलगिरी का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं कोन्याक जनजाति, ठीक है। कोन्याक, ये महत्वपूर्ण है, कोन्याक जनजाति। जो कोन्याक जनजाति है ये संदर्भित कहाँ से है? ये संदर्भित है नागालैंड से। कहाँ से संदर्भित है? नागालैंड से। इनका एक नृत्य होता है जिसको बोलते हैं कोन्याक नृत्य, कोन्याक नृत्य। और इन्होंने क्या किया कि इस बार इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, जो कोन्याक समूह की जो नागा महिलाएं थी उन्होंने भारी संख्या में एक साथ मतलब सामूहिक नृत्य किया था। और इसमें 4700 महिलाओं ने भाग लिया था। नागा समुदाय की 4700 महिलाओं ने भाग लेकर कोन्याक नृत्य किया था, इसलिए कोन्याक जनजाति चर्चा में है। तो कोन्याक जनजाति का संबंध नागालैंड से है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है कोलम जनजाति। कोलम आदिवासी या जनजाति बोलते हैं। तो कोलम आदिवासी ये संदर्भित है महाराष्ट्र से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण है एनादी जनजाति। इसमें आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कहाँ से संदर्भित है, क्योंकि ये चर्चा में रही हैं। एनादी जो जनजाति है ये भी संदर्भित है कहाँ से? ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो एनादी जनजाति देख लिया, कोलम आपने देख लिया, इसके पूर्व में आपने दो देखा। अब एक और देख लीजिए, अपतानी और भगोरिया। अपतानी जनजाति। भगोरिया तो आप जानते हैं, भगोरिया हाट मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है भगोरिया हाट मेला। तो भगोरिया कहाँ से हो गए? मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद एक और जनजाति है जो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है दर्द आर्यन। नाम थोड़ा अलग है, नाम है दर्द आर्यन। दर्द आर्यन जो जनजाति है इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जो कला केंद्र है दिल्ली में, वहां पे इस बार दर्द आर्यन महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो दर्द आर्यन जनजाति से संबंधित है दर्द आर्यन महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में। और ये जो जनजाति है ये संबंधित है लद्दाख से, ठीक है। तो दर्द आर्यन जनजाति संदर्भित कहाँ से हो गई? लद्दाख से। तो जो जनजातियों से संबंधित बात थी वो हमने कर लिया है। अब आपको नोट करना है जीआई टैग। जीआई टैग आप नोट कर लीजिए, जो भी 2019 में दिए गए, जो भी 2020 में दिए गए, आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला आता है पलानी पंचामृतम। पलानी पंचामृतम जो है ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का एक प्रसाद है। तो आपको सिर्फ जीआई टैग के लिए क्या पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ का है। तो 2019 की बात हम कर रहे हैं, पलानी पंचामृतम तमिलनाडु का। फिर इसके बाद आता है तवलोह पुआन। तवलोह पुआन, तवलोह पुआन। और दूसरा इसी में आता है मिजो पुआन चेई। मिजो पुआन चेई।
ये वस्त्र हैं, एक प्रकार के जो है हमारे कपड़े होते हैं, कहाँ के हैं, मिजो के हैं, मिजो जनजाति के हैं, तो ये मिजोरम से संबंधित हैं। तौलोह पुआन और मिजो पुआन चेई ये वस्त्र होते हैं और कहाँ से संदर्भित हैं, ये मिजोरम से संबंधित है। फिर तिरुर पान के पत्ते केरल, सबको पता होगा, याद ही होगा। तमिलनाडु से संबंधित दो और हैं, एक है आप जानते हैं डिंडीगुल लॉक आपने सुना होगा, तो डिंडीगुल का ताला और काडांगी साड़ी, काडांगी साड़ी और डिंडीगुल का ताला, इसको भी जीआई टैग मिला है। कहाँ से संदर्भित है, तमिलनाडु से संदर्भित है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सिरसी सुपारी कर्नाटक की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और रसगुल्ला उड़ीसा का रसगुल्ला था, उसको भी मिला था, बंगाल के रसगुल्ले को पहले मिला है। 2020 में बात करें तो 2020 के बारे में यदि आप हमारा रेगुलर करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आपको पता है, मैंने बोला है तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल हो गया तेलंगाना। फिर आता है सोहरई खोबर, ये है हजारीबाग झारखंड से संबंधित है, सोहराई खोबर हो गया हजारीबाग झारखंड से संबंधित। कश्मीरी सफरोन हो गया जम्मू कश्मीर से संबंधित। फिर आता है चकहाव काला चावल, चकहाव काला चावल, ये आता है हमारा मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। और एक और चावल है जिसको जीआई टैग मिला है, ये तो हो गया चकहाव काला चावल मणिपुर से। एक और चावल है जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको बोलते हैं कतरनी चावल, ये है बिहार से संबंधित। कतरनी चावल जो है ये बिहार के मुंगेर जिले से संबंधित है, इसके भी जीआई टैग मिला है। तो चावल दो याद रखिएगा, चकहाव और कतरनी चावल। इसके बाद आपको आता है कोबिलपट्टी कदलई मिष्ठान, कोबिलपट्टी कदलई मिष्ठान तमिलनाडु का है। और एक और याद रखिएगा गोरखपुर टेरिकोटा, तो गोरखपुर टेरिकोटा को भी जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो अभी तक वर्ष 2020 में 6 जीआई टैग मिले हैं और 6 की चर्चा हमने कर लिया है। 2019 में जो प्रमुख थे उनकी भी हमने चर्चा कर लिया। तो कला और संस्कृति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो इतने ही थे मेरी नज़रों में, जहाँ से मैंने पढ़ा था इतने ही प्रश्न बन सकते थे। तो आपका काम है कि यदि अच्छा लगता है सीरीज आप कंटिन्यू चाहते हैं तो बताइएगा, आपको सीरीज मिलती रहेगी। और नेक्स्ट टाइम हम प्रयास करेंगे और प्रयास भी रहेगा कि इन्वायरमेंट को हम लेके आएँ, क्योंकि इन्वायरमेंट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो पर्यावरण का जो हमारा सेक्शन है नेक्स्ट टाइम पे आप उसी के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, उसी से प्रश्नों को देखेंगे जो विगत एक वर्ष से पूछे गए हैं या विगत एक वर्षों में जो महत्वपूर्ण रहे हैं, उन सब के बारे में हम समग्र रूप से देखेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।